नमस्कार मित्रों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी INIFS की। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छी चल रही होगी और हमारे इस मॉक टेस्ट का जो सीरीज चल रहा है उसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट 4 लेकर आए हैं मॉड्यूल डी से, और मॉड्यूल डी का शीर्षक है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इससे 50 इंपॉर्टेंट MCQs का सेट है, जिसको आप कम्प्लीटली खुद से ट्राई कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। बेस्ट तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल क्यों ना पूछ दे एग्जामिनेशन में, आपको यदि इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि मैं आपको केवल सही ऑप्शन दे के आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करता हूँ कि हाँ, कोई पार्टिकुलर ऑप्शन क्यों सही है, क्यों गलत है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, कैसे किसी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम सीखते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपने पिछले 3 मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक अवेलेबल है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन शॉर्ट वी कॉल इट REIT। REIT को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट इन्वॉल्व परचेजिंग रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डायरेक्टली फॉर सेल्फ यूज। ऑप्शन बी कर रहा है कि REIT आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पुल इन्वेस्टर फंड टू बाय एंड मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट एमिंग फॉर रेगुलर इनकम। REIT आर लिमिटेड टू इन्वेस्टिंग ओनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन Tier 1 सिटी। ऑप्शन डी कर रहा है REIT फंक्शन सिमिलर टू अ स्टॉक ऑफ रियल एस्टेट कंपनी ऑफरिंग हाई मार्केट रिस्क एंड वोलेटिलिटी। बेस्ट डिस्क्राइब, ये सवाल। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यह कह रहा है कि आप अपने नाम के घर या ऑफिस खरीदते हैं, खुद यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, REIT का कंसेप्ट अलग है, यह डायरेक्ट खरीदने वाली चीज़ नहीं है। REIT में हम अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं लेते, राइट। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही समझा रहा है। सिंपल भाषा में REIT एक फंड है जिसमें कई लोगों का पैसा इकट्ठा होता है, और वह पैसा यूज करके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जैसे मॉल, ऑफिस, होटल खरीदे जाते हैं। फिर उनसे रेंट और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने से इनकम मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आप और 100 लोग मिलकर पैसे लगाएं और एक बड़ा सा मॉल खरीदते हैं, तो उस मॉल का रेंट और एप्रिसिएशन से आप सबको फायदा होता है। तो यही REIT का कंसेप्ट है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। आपने भी यही टिक लगाया था क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सही टिक लगाया है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्या लगता है आपको? ये गलत है ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों, REIT सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते, और सिर्फ Tier 1 सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली में ही नहीं लिमिटेड होते हैं। वो कॉमर्शियल ऑफिस, आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल ऑफिस हो गया, वेयर हाउस हो गया, राइट, और उसके बाद होटल, शॉपिंग मॉल्स जैसे प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। तो ऑप्शन सी भी क्या है? गलत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कह रहा है कि हाफ ट्रूथ है ऑप्शन डी। क्यों हाफ ट्रूथ है? देखिए, इसमें हाफ ट्रूथ इसलिए है क्योंकि REIT स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं जैसे कि शेयर हो गया, लेकिन उनका मार्केट रिस्क इतना हाई नहीं होता जैसे नॉर्मल स्टॉक का होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट पे शेयर पे ट्रेड होंगे, राइट, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, लेकिन इनका जो रिस्क होता है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टॉक, राइट। तो क्योंकि रियल एस्टेट का नेचर थोड़ा स्टेबल होता है, इसीलिए REIT कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होता है। तो ऑप्शन यहाँ जो कर रहा है ना, ऑफरिंग हाई मार्केट रिस्क, हाई वोलेटिलिटी, ये गलत है। तो यदि आपको कंपेयर करना हो कि REIT और स्टॉक में, तो REIT कम वोलेटाइल होता है, कम रिस्क होता है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, एक बार रिकॉल कर लें कि REIT जो है रियल एस्टेट फंड है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी परचेज नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा पूल होता है, मॉल, ऑफिस जैसे एसेट में लगता है, इनकम आती है, और रेंट और एप्रिसिएशन से आती है इनकम। REIT डाइवर्सिफाइड होता है, सिर्फ रेजिडेंशियल या Tier 1 में नहीं होता, और रिस्क रिलेटिवली कम होता है, राइट। चलिए, ये 5 पॉइंट हमने यहाँ क्वेश्चन से सीखे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टैक्सेशन ऑफ REIT इज करेक्ट। यानी टैक्सेशन के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि डिविडेंड फ्रॉम REIT आर टैक्स फ्री फॉर द इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STCG टैक्स इज 15% इफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ REIT यूनिट इज 1 year और लेस। NTCG टैक्स इज 10% if the holding period exceed 1 year with no limit on gain.
ऑप्शन डी करा है कैपिटल गेन फ्रॉम REIT आर टैक्स एज पर द इन्वेस्टर इनकम स्लैब रेट सिमिलर टू डिविडेंड। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं टैक्सेशन के रिगार्डिंग, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं स्क्रीन पर है। पहला है डिविडेंड के रिगार्डिंग, दूसरा STCG, तीसरा LTCG और फोर्थ है कैपिटल गेन। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये इस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि REIT से मिलने वाली डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये गलत है। रियलिटी में REIT से जो डिविडेंड पे है, डिविडेंड पर आपका इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप मान लीजिए 30% वाले स्लैब में है तो डिविडेंड पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन बी का रहा है कि STCG इज 15% इफ होल्डिंग पीरियड ऑफ REIT इज 1 ईयर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप REIT जो है एक REIT यूनिट 1 साल या उससे कम के लिए होल्ड करते हैं और फिर बेच देते हैं तो उस प्रॉफिट पे 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जनवरी में REIT यूनिट जो है जनवरी में REIT यूनिट लिया, परचेज किया, जनवरी में आपने परचेज किया और दिसंबर में जाके आपने उसे सेल कर दिया, 1 साल के अंदर तो आपको कितना लगेगा, 15% STCG का टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी को जरा देख लेते हैं क्योंकि हमें हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है। ऑप्शन सी कर रहा है कि LTCG इज 10%। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। होल्डिंग पीरियड देखिए 1 साल से ज़्यादा होने पर LTCG 10% तो लगता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यह सिर्फ 1 लाख से ऊपर के गेन पर टैक्स लगता है। 1 लाख तक के गेन टैक्स फ्री होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कहीं 1 लाख का जिक्र ही नहीं है। There is nowhere mention regarding 1 लाख। बस ये आपको याद रखना है कि 1 लाख के ऊपर का यदि प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, उसी पे टैक्स लगेगा LTCG में, तो 1 लाख तक का गेन यदि है तो वो टैक्स फ्री माना जाता है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि ये जो 1 लाख एग्जेम्पशन पॉइंट है ना उसको वो मीट नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी है ऑप्शन। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्यों गलत हो गया, ये तो सही है। हाँ सही तो है, लेकिन 1 लाख वाला एग्जेम्पशन जो पॉइंट है वो ये मिस कर रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात कर लें तो ऑप्शन डी में देखिए कैपिटल गेन का अपना अलग टैक्स रेट होता है। जैसे STCG का 15%, LTCG का 10%, या इनकम स्लैब के हिसाब से नहीं लगते हैं जैसे कि डिविडेंड में लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टैक्स एज पर द इन्वेस्टर इनकम स्लैब रेट, नहीं ऐसा नहीं है। डिविडेंड में ऐसा होता है, लेकिन STCG और LTCG का जो है अलग रेट होता है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, देखिए हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि जो REIT का डिविडेंड होता है वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से चलेगा। STCG में होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम का होता है, 15% का टैक्स लगता है। LTCG में होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है, 10% का टैक्स लगता है, लेकिन यदि 1 लाख के ऊपर का गेन हो तभी लगेगा टैक्स। और कैपिटल गेन का टैक्स स्लैब रेट किससे नहीं, अलग फिक्स रेट होता है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों याद रखिए REIT से पैसा कमाने के साथ साथ सही टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको लास्ट वीक में बहुत ही मददगार साबित होगा, वो है कैप्सूल कोर्स। क्योंकि कैप्सूल कोर्स बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ, मेन पॉइंट्स कवर कर पाएँ, बुलेट फॉर्मेट में, आप माइंड मैप में, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आप बस एक बार रिवाइज कर लेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए उसमें हम लोगों ने क्विज डाल रखे हैं। मतलब हर एक वो चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT। ऑप्शन ए, INVIT आर इंट्रोड्यूस टू इनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लाइक रोड, पोर्ट, रेलवे, offering predictable cash flow and dividend. Option B, INVIT are regulated under the Indian Companies Act 2013. Option C, INVIT were introduced in India in 2020 to provide funding for real estate development only. Option D, INVIT pool money from investor and invest in government bond to finance infrastructure project. So these are the 4 options given. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है। सिंपल भाषा में INVIT एक ऐसा फंड है जिसमें लोग पैसे लगाते हैं और वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड, पोर्ट, रेलवे में इन्वेस्ट होता है और वहाँ से रेगुलर इनकम जैसे टोल कलेक्शन, पावर सप्लाई चार्ज आता है जो इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का टोल कलेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया है और हर महीने आपको उसका कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो यही INVIT का फंड है।
समझ में आ गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन बी की बात कर लें। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि INVIT को कंपनीज एक्ट नहीं रेगुलेट करता है, बल्कि इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके जो रेगुलेशन एक्ट है ना, सेबी के द्वारा बनाया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, IITR, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन। कब का रूल है? 2014 का, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, ठीक है। और फंड सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर से नहीं आता, यहाँ पे क्या लिखा है? सोलिली थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फंड जो है सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नहीं आता, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। और ऑप्शन सी की बात कर लें तो पहली बार INVIT जो भारत में आया था ना, ऑब्वियस बात है, जब रूल्स आया है 2014 में, तो ऑब्वियस बात है 2014 में तो आया होगा। तो पहली बार INVIT जो है भारत में 2014 में आया था, ना कि 2020 में। और दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखिए कि INVIT रियल एस्टेट के लिए नहीं, बल्कि इंफ्रा, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, प्रोवाइड फंडिंग फॉर रियल एस्टेट, नहीं, रियल एस्टेट का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, बात हो रहा है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि रोड, पावर प्लांट, ब्रिजेज के लिए बनाए जाते हैं। और ऑप्शन डी की बात कर लें तो INVIT पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो INVIT का काम डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एसेट में इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, राइट। जैसे कि एक हाईवे, एक पावर ट्रांसमिशन लाइन, यह पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या पॉइंट अभी हमने सीखा इस क्वेश्चन से। देखिए INVIT है, इन्वेस्टमेंट फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, 2014 में लाया गया था। एक्ट का नाम भी आपको पता होगा, IITR एक्ट, राइट, सेबी के द्वारा लाया गया था, कंपनीज एक्ट में के अंदर नहीं आता है ये। फंड जो है भारत इंडियन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कर सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो है इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली होता है एसेट में, गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं होता, और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो और डिविडेंड मिलते हैं। ये सबसे बड़े इसके एडवांटेजेस हैं। याद रहेगा INVIT के की पॉइंट्स आपको। चलिए यही तो खासियत है इस सेशन का कि आपको मैं केवल ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को समझा भी रहा हूँ और फाइनली मैं आपको कोई रिवीजन भी करवा रहा हूँ कि हमने क्या सीखा उस क्वेश्चन से। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी इन INVIT। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो हमारे मेन स्टेक होल्डर होते हैं INVIT में, उनका क्या रोल है। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा है मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। The manager roles include ensuring return from existing investment and making new investment decision for INVIT growth. The trustee manages the operation of the infrastructure project and is responsible for building the infrastructure asset. A sponsor is in an INVIT are required to hold 30% stake for at least 5 years after the formation of the trust. तो देखिए अब स्पॉन्सर, मैनेजर और ट्रस्टी, आइए देखते हैं ऑप्शन वाइज ऑप्शन। ऑप्शन ए की बात कर ले तो ऑप्शन ए गलत है। स्पॉन्सर का काम इन्वेस्टमेंट या डेली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट और डेली प्रोजेक्ट, नहीं, ये नहीं है। स्पॉन्सर बेसिकली एक क्रिएटर होता है। स्पॉन्सर जो होता है ना, वो कौन होता है? एक क्रिएटर होता है, राइट, जो वो INVIT सेटअप करेगा, इनिशियल एसेट प्रोवाइड करेगा और एक ट्रस्टी अपॉइंट करता है। लेकिन डेली मैनेजमेंट का काम स्पॉन्सर का नहीं, मैनेजर का होता है। तो सोचिए स्पॉन्सर एक बिल्डर जैसा है, प्रोजेक्ट लॉन्च करता है पर चलाता कौन है? मैनेजर है। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या कर रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनेजर का काम है डेली ऑपरेशन संभालना, जिसमें एसेट से रेगुलर रिटर्न आनी चाहिए और नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के डिसीजन लेने होते हैं ताकि INVIT ग्रो करे। जैसे मान लीजिए मैनेजर एक कोच के जैसा है, टीम यानी कि एसेट को ट्रेन करता है और नए प्लेयर यानी न्यू इन्वेस्टमेंट लाने के प्लान बनाता है, राइट। तो उसी प्रकार से मैनेजर काम करता है। ट्रस्टी, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। तो ट्रस्टी की बात करें तो देखिए ट्रस्टी का रोल डेली ऑपरेशन, यहाँ क्या लिखा है कि डेली ऑपरेशन, ट्रस्टी का रोल डेली ऑपरेशन मैनेज नहीं करना है। ट्रस्टी का काम है यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी जो लोग उनमें इन्वेस्टर हैं, उन जो यूनिट होल्ड किए हुए हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि मैनेजर सही काम कर रहा है। बिल्डिंग या एसेट कंस्ट्रक्शन का रोल ट्रस्टी का नहीं होता है ना, यहाँ पे लिखा है ना कि बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, नहीं, ऐसा नहीं। ट्रस्टी एक अंपायर जैसा है, मैच नहीं खेलता है पर रूल्स का ध्यान रखता है
और ऑप्शन डी की बात कर ले तो ये भी गलत है। सही रूल क्या कहता है कि स्पॉन्सर को मिनिमम 15% स्टेक रखना होता है, 30% स्टेक नहीं, 15% स्टेक रखना होता है, राइट। और वह भी कम से कम 3 साल के लिए, 5 साल नहीं है, 15% स्टेक रखना है एटलीस्ट 3 ईयर। और यहाँ पे 30% और 5 साल बोला गया है, जो कि क्या है, गलत है। तो सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि स्पॉन्सर जो होता है वो INVIT सेटअप करता है, ट्रस्टी अपॉइंट करता है, 15% स्टेक मिनिमम रखना पड़ता है 3 साल के लिए। मैनेजर जो है एसेट को मैनेज करता है, रिटर्न बनाए रखता है, नए इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। और जो ट्रस्टी है वो यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट का रखवाला है, डेली ऑपरेशन नहीं रखता, ठीक है। और गलत क्या है यहाँ पे कि जो 30% स्टेक लिखा है ना, 5 साल वाली बात, वो क्या है, गलत है। Which of the following conditions are required for a bank to undertake pension fund management and inventory advisory service? और इसी इन्वेंट्री एडवाइजरी सर्विस को हम लोग IAS बोलते हैं। तो बार बार ये वर्ड रिपीट होगा, सो वी विल राइट IAS, राइट। तो ऑप्शन ही कर रहा है कि बैंक में ऑपरेट पेंशन फंड मैनेजमेंट थ्रू अ डिपार्टमेंट विद इन द बैंक प्रोवाइडेड इट हैड नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़। Bank must set up a subsidiary to manage pension fund and another separate subsidiary to offer investment advisory services with prior approval. Bank can undertake IAS without any subsidiary or prior approval if their non-performing assets are under 3%. A bank must have a net profit in the preceding 5 financial year to provide pension fund management और IAS। तो आइए बताइए क्या सही लगता है आपको। तो आपने ज़रूर सोचा होगा आंसर A, B, C या D। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। बैंक अपने अंदर कि किसी डिपार्टमेंट का पेंशन फंड मैनेज नहीं कर सकता। रूल यह कहता है कि बैंक को एक अलग सब्सिडरी बनाना पड़ता है, एक अलग कंपनी के थ्रू यही काम अलाउड है। सिर्फ 500 करोड़ नेटवर्थ होना काफ़ी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल एक स्पोर्ट्स एकेडमी चलाना चाहता है, तो उसको एक अलग सेंटर बनाना पड़ेगा, स्कूल के अंदर एक रूम में नहीं चलेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। फिर ऑप्शन बी की बात कर लें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक को पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए एक अलग सब्सिडरी बनाना होता है। तो वही कहा रहा है, सब्सिडी बनाना होता है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस के लिए भी या तो एक अलग सब्सिडी बनानी होती है या फिर एग्जिस्टिंग सब्सिडी के थ्रू ही काम करना होता है। तो जो हमारा IAS सर्विस होता है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इसके लिए या तो सेपरेट सब्सिडी बनाइए या नहीं तो ये जो हमारा एग्जिस्टिंग सब्सिडी है उसी में कीजिए। और दोनों के लिए आपको RBI और रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल लेना कंपलसरी है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी की बात कर लें तो बैंक कैन अंडरटेक IAS विदाउट एनी सब्सिडी और प्रायर अप्रूवल इफ देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर अंडर 3%। तो चाहे NPA 3% से कम हो या कुछ भी हो, IAS सर्विस डायरेक्टली बैंक के अंदर नहीं दी जा सकती। सब्सिडी बनाना और प्रायर अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है उसके लिए आपको सबसे पहले तो सब्सिडी बनाइए और फिर उसके बाद प्रायर अप्रूवल लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। और फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बैंक मस्ट हैव अ नेट प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर टू प्रोवाइड पेंशन फंड मैनेजमेंट और IAS। तो देखिए प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूरी है, लेकिन 5 साल का नेट प्रॉफिट एलोन सफिशिएंट नहीं है। और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 500 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए, लो NPA होना चाहिए, राइट, अच्छा गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट, गुड गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, सब्सिडरी सेटअप। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आपको याद रहेगा मेन पॉइंट कि बैंक, ये पूछा जाता है कि बैंक यदि PMF अंडरटेक करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ सब्सिडरी के थ्रू पॉसिबल है, इंटरनल डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज सेपरेट या एग्जिस्टिंग सब्सिडरी के थ्रू पॉसिबल है। और फिर डायरेक्ट सर्विस विदाउट सब्सिडरी अलाउड नहीं है, राइट। बस ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ EPF के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन प्रोसेस फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF। तो कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इफ द एम्प्लॉय सैलरी एक्सीड ₹15,000 द एम्प्लॉयर मस्ट कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द एक्चुअल सैलरी टू द EPF। ऑप्शन बी कह रहा है कि एम्प्लॉयर EPF कंट्रीब्यूशन इंक्लूड 8.33% टू द एम्प्लॉय पेंशन scheme and 3.67% to the EPF regardless of the employee salary. If the salary exceeds 15,000 and the employer opt for the minimum EPF, the employee contribute ₹1,800
while the employer contribute 12% of the 15,000 to EPF and EPS. For employee with a salary of 15,000, the employer must contribute the full 12% on the actual salary with no option for minimum contribution. तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द EPF स्ट्रक्चर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर ए। तो गलत है, क्योंकि अगर सैलरी 15,000 से ज़्यादा है ना, तो एम्प्लॉयर को पूरा एक्चुअल सैलरी पे 12% कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि जो है अगर सैलरी 15% से ज़्यादा है, 15,000 से ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयर को पूरे एक्चुअल सैलरी पे 12% कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं होता। एम्प्लॉयर चाहे तो 15,000 पे 12% कंट्रीब्यूट करे, इसको कहते हैं मिनिमम EPF कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिनिमम EPF कंट्रीब्यूशन। और अगर चाहे तो फुल एक्चुअल सैलरी पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये ऑप्शनल है। तो मान लीजिए कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, राइट, तो एम्प्लॉयर 15,000 पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है या पूरा 30,000 पे भी, डिपेंड करता है पॉलिसी पे। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। फिर कह रहा है कि एम्प्लॉयर EPF कंट्रीब्यूशन इंक्लूड 8.33% टू द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड 3.67% टू द EPF। क्या लगता है? ये भी गलत है। देखिए 8.33% जो है ना वो EPS में जाता है, ठीक है, और लेकिन सिर्फ उसमें भी क्या है कि 15,000 तक सैलरी लिमिट है। मतलब अगर सैलरी 30,000 भी हो तो EPS का कंट्रीब्यूशन 15,000 का 8.33% ही होगा, राइट। तो मान लीजिए किसी का सैलरी जो है ना 30,000 है, ठीक है, तो उस केस में भी जो है EPF का जो कंट्रीब्यूशन EPS का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी फिर भी कितना होगा? 15,000 का 8.33%, राइट। यानी कि आप लघु निकालेंगे तो ये मिलेगा 1250 रुपया मैक्सिमम, और बचा हुआ पार्ट कहाँ जाएगा? EPF में। तो सैलरी 30,000 होने पर भी EPS कंट्रीब्यूशन 1250 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट नहीं है। ऑप्शन सी की बात कर लें तो ऑप्शन सी कह रहा है कि सैलरी एक्सीड 15,000 द एम्प्लॉयर ऑट फॉर द मिनिमम EPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 1,800 वाइल द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि अगर सैलरी मान लीजिए 15,000 से ज़्यादा है और एम्प्लॉयर सिर्फ मिनिमम कंट्रीब्यूशन चूज करता है, तो एम्प्लॉय को 1,800 कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय। कैसे? क्योंकि 15,000 का 12% कितना होगा? 1,800 होगा ना, राइट। ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और भी 15,000 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा, ना कि एक्चुअल सैलरी के ऊपर, क्योंकि मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, राइट। तो मान लीजिए कि सैलरी जो है 25,000 है, मान लीजिए ये 15,000 से ज़्यादा, मान लीजिए सैलरी एग्जाम्पल के तौर पर 25,000 है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन जो है तो इस पर मिनिमम EPF पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15,000 का 12% होगा दोनों की तरफ से, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फॉर एम्प्लॉय विद सैलरी 15,000 एम्प्लॉयर मस्ट कंट्रीब्यूट द फुल 12% ऑन द एक्चुअल सैलरी विथ नो ऑप्शन फॉर मिनिमम कंट्रीब्यूशन। ये भी गलत है। एम्प्लॉयर के पास चॉइस होती है, या तो एक्चुअल सैलरी पे 12% कंट्रीब्यूट करे या फिर 15,000 के बेस पे कंट्रीब्यूट करे। कोई कंपल्सन नहीं होती है पूरी सैलरी पे ही कंट्रीब्यूट करे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है हमें। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन से सीखा कि EPF कंट्रीब्यूशन के बारे में। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 है, सैलरी के बेस पे 12% यानी 1,800, और EPS का कंट्रीब्यूशन का जो कैप है वो मैक्सिमम है 1250, राइट, ही जाता है EPS में। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना है किसका कितना कैप है। तो यहाँ पे देखिए आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ EPS का कैप कितना है कंट्रीब्यूशन का, तो आप बोलेंगे कि 15,000 का ना हम 12%, 15,000 का यदि हम 8.33% निकाल लें, EPS की बात हो रही है ना, राइट, 8.33% निकाल लें तो वही लगभग 1250 आएगा। यही जो है हमारा क्या है? EPS कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर को ऑप्शन है कि वो एक्चुअल सैलरी या 15,000 पे कंट्रीब्यूशन करे। बस इतना ध्यान रखना है, इतना पॉइंट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। PPF के बारे में डिस्कस करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो आइए PPF के बारे में समझते हैं। PPF क्या होता है? ऑप्शन ए कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द PPF। ऑप्शन ए, PPF हैज़ लॉक इन पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर।
ऑप्शन बी, द मैक्सिमम एनुअल इन्वेस्टमेंट इन PPF इज 1,50,000 एंड रिटर्न फ्रॉम PPF आर सब्जेक्ट टू टैक्स। ऑप्शन सी, PPF contribution are eligible for tax deduction under section 80C. An investor can avail a loan against their PPF investment after the third year. Option D, NRI are eligible to open a PPF account and the interest is compounded quarterly. तो ऑप्शन ए की बात कर लें तो ऑप्शन ए जो है गलत है, क्योंकि PPF का लॉक इन पीरियड 15 साल होता है, 10 साल नहीं होता, 15 साल होता है, राइट। और यह सिर्फ पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए नहीं, हर इंडियन सिटीजन चाहे प्राइवेट जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करता हो, सबके लिए अवेलेबल है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला रमेश भी PPF खुलवा सकता है और एक स्कूल टीचर सीता भी। फिर ऑप्शन बी की बात कर लें कि मैक्सिमम एनुअल इन्वेस्टमेंट इज़ 1.5 लाख एंड रिटर्न फ्रॉम PPF आर सब्जेक्ट टू टैक्स, तो ये भी गलत है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो ठीक है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन रिटर्न बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। PPF में मिलने वाले इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। ऑप्शन सी की बात कर लें, PPF कंट्रीब्यूशन आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर 18C एंड इन्वेस्टर कैन अवेल अ लोन अगेंस्ट द PPF इन्वेस्टमेंट आफ्टर द थर्ड ईयर, राइट। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि टैक्स का बात यहाँ पे कर दिया। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दोस्तों जब आप PPF में पैसा जमा करते हैं ना, तो 80C के अंदर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, और आप यदि थर्ड ईयर के बाद लोन भी ले सकते हैं, राइट, अपने PPF बैलेंस के अगेंस्ट, लेकिन लोन का अमाउंट लिमिटेड होता है और पूरा बैलेंस पे लोन नहीं मिलता। तो जैसे मान लीजिए कि मनोज नाम का एक व्यक्ति है, उसने 3 साल तक PPF में इन्वेस्ट किया। अब वो अपने अकाउंट का 25 से 30% तक का अकाउंट के 25 से 30% तक का लोन ले सकता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। ऑप्शन डी की बात कर लें तो ऑप्शन डी भी गलत है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते। PPF सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। हाँ, ये सच है कि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, लेकिन पहला पार्ट गलत है, इसलिए पूरा ऑप्शन गलत मानेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, PPF कंट्रीब्यूशन, राइट। तो सी ऑप्शन नंबर सही है। तो एक बार हम क्विकली रिकैप कर ले मेन पॉइंट जो हमने इस क्वेश्चन से सीखा रिगार्डिंग द PPF। तो अभी मैंने आपको बताया कि लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का है, मैक्सिमम 1.5 लाख का है। टैक्स बेनिफिट क्या है PPF का कि कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों टैक्स फ्री होती है। लोन फैसिलिटी 3rd to 6th ईयर के बीच लोन मिल सकती है। एलिजिबिलिटी ओनली इंडियन सिटीजन, NRI एंड HUF आर नॉट अलाउड। बस ये सभी चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अटल पेंशन योजना? ऑप्शन ए कह रहा है कि APY इज अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ अ पेंशन स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 65। फिर कह रहा है कि सब्सक्राइबर टू APY कैन रिसीव अ गारंटीड मिनिमम पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1,00,000 to 5,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी सी कह रहा है कि इंडिविजुअल कैन ओपन मल्टीपल APY एज लॉन्ग एज दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑप्शन डी कह रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल टू ऑल सब्सक्राइबर हु ज्वाइन द स्कीम आफ्टर 1 जून 2025। सो बताइए कौन सा सही है APY के बारे में? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि दोस्तों इसमें कह रहा है कि APY में आप चूज़ करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 पर महीना। जितना ज़्यादा पेंशन चाहिए उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर वर्किंग लाइफ, राइट। फिर ऑप्शन सी की बात कर लें, इंडिविजुअल कैन ओपन मल्टीपल APY अकाउंट एज लॉन्ग एज दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकता है, राइट, APY अकाउंट खुलवा सकता है, और मल्टीपल अकाउंट अलाउड नहीं है, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ही क्यों नहीं करता। ऑप्शन डी कह रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल टू ऑल सब्सक्राइबर हु ज्वाइन द स्कीम। तो ऑप्शन सी क्या है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही APY अकाउंट खुलवा सकता है, राइट। तो मल्टीपल यहाँ कह रहा है कि बराबर मल्टीपल APY अकाउंट, ये गलत है, मल्टीपल अकाउंट अलाउ ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात कर लें तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल टू ऑल सब्सक्राइबर हु ज्वाइन द स्कीम आफ्टर 1 जून 2015, ये भी गलत है। गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन सिर्फ उन सब्सक्राइबर के लिए था जो 1 जून 2015 और से 31 मार्च 2016 के बीच स्कीम ज्वाइन किए थे, राइट। तो देखिए
कब से कब तक? 1 जून 15 टू 31 मार्च 16। और कुछ कंडीशन भी थी कि जैसे कि वो किसी दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट ना ले रहा हो, राइट। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखनी है। तो फाइनल आंसर क्या आता है इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, राइट। तो हमने क्या सीखा APY के बारे में? इंडियन सिटीजन एजेड 18 to 15 ईयर, 18 to 40 ईयर, राइट। NRI are also eligible, right, and then we have pension amount. We have to choose between 1,000 to 5,000 per month. That is about the pension amount. Pension start यानी 60 years. अकाउंट लिमिट एक व्यक्ति सिर्फ एक ही APY अकाउंट खुलवा सकता है। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन सिर्फ पहले साल ज्वाइन करने वालों के लिए था, सिर्फ स्पेशल कंडीशन के साथ, राइट। और इनकम टैक्स पेयर में 1 अक्टूबर 2022 से जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो APY ज्वाइन नहीं कर सकते, ये नया नियम है। चलिए, अब हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे कर ली, अब एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज सम एज्यूर्ड ऑफ 2 लाख with 25 premium payable annually and the policy holder has paid 15 premium before defaulting. What is the paid up value of the policy? Right, पॉलिसी का पेड अप वैल्यू क्या होगा, ये कोई सवाल है। So आइए, how to calculate it? So the bonus accrued policy left is 25,000, right? So what is the paid up value of the policy? paid up value आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 1.5 लाख करो, 1.5 लाख, सारा डेटा रुपीज़ में है, 1.5 लाख कर रहा है, तो गलत है। क्योंकि दोस्तों हमने कैलकुलेशन किया और सम एज्यूर्ड के हिसाब से पेड वैल्यू थोड़ा कम है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पेड अप वैल्यू का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसका एक फार्मूला होता है, तो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ प्रीमियम पेड upon number of premium payable मल्टीप्लाइड बाय सम एज्यूर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रीमियम पेड यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ प्रीमियम कितना इन्होंने पे किया, 25 प्रीमियम पेबल एनुअली, पॉलिसी होल्डर हैज पेड अप 15 प्रीमियम बिफोर डिफॉल्टिंग। सो इन द नोमिनेटर आई विल राइट 15, in the denominator number of premium payable is how much, 25 multiplied by 100, right? So 15 upon 25 into 100 into sum allowed. How much sum is as sum assumed? Sum assumed is how much, 2 lakh. So this is the paid up value, right? 15 upon 25 into 2 lakh. This will give you almost rupees 1,20,000. Calculate it, you will get 1,20,000, right? So now 1,20,000, अब क्या करना है कि ये हमें पेड अप वैल्यू मिल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पेड अप वैल्यू। We have to calculate the total paid up value. How to calculate the total paid up value? तो ये जो हमने पेड अप वैल्यू निकाला है, राइट, that will be 1,20,000 प्लस 25,000, क्योंकि 25,000 क्या है, बोनस है। यहाँ पे देखिए लिखा है बोनस एक्रूड। सो टोटल पेड अप विल बी हाउ मच, आई थिंक इट इज़ 1,45,000,
सवाल की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो टू बेसिकली statements is true, right? PMJJBY and PMSBY. So let's get started with our first case. So option A, that PMJJBY offer life cover of 1 lakh while PMSBY cover only accidental death. क्या लगता है आपको? This is wrong. ये गलत है. Why this is wrong? क्योंकि PMJJBY का कवर 2 लाख का है, ना कि 1 लाख का, राइट? सो PMJJBY का जो कवर है वो तो कितने का है? ऑफर यहाँ लिखा है ऑफर लाइफ कवर ऑफ 1 लाख। दिस इज रॉन्ग। PMJJBY का कवर 2 लाख का है, ना कि 1 लाख का। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ नहीं, उसमें एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी कवर होता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल लिखा है ओनली एक्सीडेंटल डेथ, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि PMJJBY इज अवेलेबल फॉर पीपल एज 8 to 16 ईयर वाइल PMSBY इज अवेलेबल फॉर पीपल एज 80 to 17 ईयर। ठीक है, तो गलत है, क्योंकि JJBY वाला है ना 18 से लेके 50 साल तक का होता है, और SBY वाला जो 18 to 70 ईयर। ऑप्शन सी की बात कर लें तो PMJJBY प्रोवाइड एक्सीडेंटल डेथ कवरेज while PMSBY प्रोवाइड लाइफ कवर। सो व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन सी में क्या लग रहा है आपको? तो इसमें देखिए तो ये जो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन सी की बात करें ना तो लिखा है कि प्रोवाइड एक्सीडेंटल डेथ कवर। तो ये गलत है, क्योंकि PMJJBY आपको लाइफ कवर देता है, राइट? इट प्रोवाइड यू लाइफ कवर, ना कि एक्सीडेंटल डेथ। और सुरक्षा बीमा योजना जो है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी दोनों कवर देता है। उल्टा लिख दिया इन्होंने, राइट? इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन डी की बात कर लें तो PMJJBY का लाइफ कवर जो है 2 लाख का है, राइट? और एनुअल प्रीमियम जो है 436 रुपये का है। और PMSBY का जो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर है वो भी आपका 2 लाख है एक्सीडेंटल डेथ, और 1 लाख है आपका पार्शियल डिसेबिलिटी, और एनुअल प्रीमियम मात्र 20 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट है। तो आपसे सवाल पूछा गया कौन सा सही है ना, तो डी सही है। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती है, वो मैंने आपको बता ही दिया, राइट? तो ये बस है। तो PMJJBY लाइफ कवर 2 लाख, एनुअल प्रीमियम 436 रुपया, और PMSBY एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी कवर एनुअल प्रीमियम 20 रुपया, राइट? और पॉइंट सब आपने देख ही लिया, एज क्या है, ठीक है, क्या कौन सा लाइफ कवर प्रोवाइड करता है, कौन सा एक्सीडेंटल डेथ कवर प्रोवाइड करता है, बस ये सब चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगले को सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ई कह रहा है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कैन ओनली हैंडल कंप्लेंट रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओम्बड्समैन कैन अवार्ड कॉम्पेंसेशन अप टू 30 लाख फॉर पर्सनल इंश्योरेंस ग्रीवियंस। Complaint can be filed with ombudsman only if they are related to property insurance. The insurance ombudsman is not authorized to resolve dispute about policy premium. क्या लगता है? तो आइए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें यदि हम, इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के कंप्लेंट भी सुन सकते हैं, राइट? इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन कहा गया है, राइट? फिर देखिए दूसरा पॉइंट है कि ओम्बड्समैन कैन अवार्ड कॉम्पेंसेशन अप टू 30 लाख। तो देखिए यह सही जवाब है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पर्सनल इंश्योरेंस ग्रीवियंस के लिए कॉम्पेंसेशन दे सकता है, राइट? तो पर्सनल इंश्योरेंस ग्रीवियंस के लिए वो कॉम्पेंसेशन जो है दे सकता है, राइट? और कितना अमाउंट दे सकता है? 30 लाख तक का हो सकता है। इसमें रिलेटेड एक्सपेंस भी इंक्लूडेड होते हैं, राइट? तो अगर क्लेम वैलिड रहा तो आपको अच्छी कॉम्पेंसेशन मिल सकती है। अब ऑप्शन सी की बात कर लें तो ऑप्शन बी हमारा सही दिखा है। ऑप्शन सी की कंप्लेंट कैन बी फाइल विद ओम्बड्समैन ओनली इफ दे रिलेटेड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, गलत है। ओम्बड्समैन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के इशू के लिए नहीं, बल्कि लाइफ, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस के ग्रीवियंस के लिए भी हैंडल करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अबाउट पॉलिसी प्रीमियम, गलत है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पॉलिसी प्रीमियम के डिस्प्यूट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कंप्लेंट वैलिड है तो बस ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो यही हमारा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ को कवर करता है। 30 लाख तक का अवार्ड मिल सकता है।
और कंप्लेन जो है फाइल होना चाहिए 1 ईयर आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई फ्रॉम द इंश्योरर। तो इंश्योरर से आपको रिप्लाई मिल गया ना, तो इंश्योरर से रिप्लाई मिलने के बाद 1 साल के अंदर जो है कंप्लेन जो है फाइल हो जानी चाहिए। और पॉलिसी प्रीमियम या दूसरे इशू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं ओम्बड्समैन में। तो ये सब लिमिट्स को ध्यान रखना है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, शायद अगला सवाल भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम पे ही है, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप समझ सकते हैं। देखिए शायद यही है। अच्छा, ये अभी मैंने डिस्कस किया है। हाँ, ये देखिए क्या कह रहा है कि अ कंप्लेन कैन बी लॉज्ड with the insurance ombudsman only if it is related to health insurance policy. Insurance ombudsman can award compensation up to 30 lakh for grievance. The complainant is required to pay a fee to approach the insurance ombudsman. Option D, complaint can be filed if the same matter is already pending before a consumer forum. तो ऑप्शन ए की बात कर लें तो ऑप्शन ए गलत है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस तक लिमिटेड नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, मैक्रो एंटरप्राइज की पॉलिसीज के ग्रीवियंस भी ओम्बड्समैन के पास ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन गलत है। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी की बात कर लें। ऑप्शन बी में क्या है कि 30 लाख, हाँ ये तो हमने अभी देखा ही है, क्योंकि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन 30 लाख तक का कंपेंसेशन दे सकता है अगर आपका ग्रीवियंस वैलिड हो। तो इसमें आपके एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, और अगर इंश्योरर ने गलत डिसीजन लिया है तो आपको ये कंपेंसेशन मिल सकती है, राइट। चलिए, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी कह रहा है कि कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी टू अप्रोच द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। गलत है, कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अपनी कंप्लेन ओम्बड्समैन के पास ले जानी है तो कोई फ़ी नहीं देनी होती, राइट। तो यह स्कीम जो है किसी के लिए, सबके लिए फ्री है। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी की बात कर ले तो ऑप्शन डी में क्या कर रहा है कि अगर आपका केस कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में पेंडिंग है तो आप ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते, राइट। तो वही तो कह रहा है, या उल्टा लिख दिया है कैन बी फाइल्ड। नहीं, आपका यदि कोर्ट में केस पेंडिंग है या कंज्यूमर फोरम में है तो कंप्लेंट कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में पेंडिंग ना हो, यह एक ज़रूरी कंडीशन है, तभी जाके आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम के पास जा सकते हैं, राइट। तो हमने क्या सीखा इसे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, पहले मैंने आपको बताया इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम सभी टाइप के पर्सनल इंश्योरेंस ग्रीवियंस को हैंडल करते हैं। ओम्बड्समैन जो है 30 लाख तक कंपनसेशन दे सकता है, राइट। और कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती कंप्लेंट फाइल करने के लिए, और कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में पेंडिंग का नहीं होना चाहिए। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, राइट। ऑप्शन कह रहा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वॉल्व रिडीमिंग मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड एट रेगुलर इंटरवल। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान इन अलाउ ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन स्कीम ऑफ डिफरेंट फंड हाउस। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अलाउ रिडीमिंग मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड एट रेगुलर इंटरवल मेकिंग इट आइडियल फॉर रेगुलर मनी नीड्स। SIP कैन ओनली बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड। तो ऑप्शन ही गलत है। SIP का मतलब है इन्वेस्ट करना, ना कि रिडीम करना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? रिडीम। देखिए ध्यान से, इन्होंने लिखा है रिडीम। तो रिडीम थोड़ी करते हैं हम लोग SIP में, राइट। जैसे हर मंथ एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यही SIP होता है। तो फिर उसके बाद कहता है कि ऑप्शन बी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान अलाउ ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन स्कीम ऑफ डिफरेंट फंड हाउस। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि STP एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक फ़ंड हाउस के स्कीम के बीच में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, डिफरेंट फंड हाउस के बीच नहीं। तो अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और आप चाहें तो अपना पैसा दूसरे स्कीम में मूव कर सकते हैं, तो STP का यूज होता है, राइट। STP कैसे यूज होता है? सेम फंड हाउस में ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास HDFC म्यूचुअल फंड का स्कीम है और आप उसके एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप STP का यूज ले सकते हैं।
इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारा गलत है। ऑप्शन सी की बात कर लें, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, राइट। तो ये क्या करता है, इट अलाउ रिडीमिंग मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। हाँ, तो ये सही जवाब है। SWP का मतलब है कि म्यूचुअल फंड रिसीव करने वाले, SWP का मतलब है कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने यानी रिडीम करना रेगुलर इंटरवल पे जैसे हर महीना, है ना। तो वही है। तो यह स्कीम रिटायरी के लिए परफेक्ट है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, राइट। और SWP का यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो भी यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमने क्या देखा, लास्ट करा है कि SIP कैन ओनली बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि SIP सिर्फ लिक्विड फंड के लिए नहीं होता। या आप यहाँ पे आप इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड में भी यूज़ कर सकते हैं। SIP का पर्पज़ है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना, चाहे किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में क्यों ना करें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही जवाब है। अभी मैंने आपको बता दिया, SIP का मतलब है रेगुलर इंटरवल पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। STP एक फंड हाउस के स्कीम के बीच पैसा ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस है, ना कि डिफरेंट फंड हाउस के बीच। और SWP का मतलब है रेगुलर इंटरवल पर म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना। बस ये 3 स्कीम के बारे में ध्यान रखिए, SIP, STP और SWP, राइट। मोर देन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द CIC इन इंडिया, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इन इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन ये कह रहा है कि CIC वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 एंड प्रिपेयर्ड क्रेडिट रिपोर्ट ओनली फॉर इंडिविजुअल। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्सपीरियन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ जॉइंट वेंचर विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 2000, इक्विफैक्स क्रेडिटेड इन 29 एंड इक्विफैक्स कह रहा है कि 1899 में फॉर्म हुआ। CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्राइमरली सर्व ओनली लार्ज कॉर्पोरेट इंटरप्राइज। नाउ लेट्स सी द आंसर। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि सिविल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006। तो दिस वन इज रॉन्ग। तो एक्चुअली क्या है कि सिविल एक्चुअली 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2004 में अपना काम शुरू किया था सिविल, राइट। तो सिविल सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए भी क्रेडिट रिपोर्ट बनाता है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि ओनली फॉर इंडिविजुअल, ये गलत है। केवल इंडिविजुअल के लिए नहीं, कॉर्पोरेट के लिए भी बनाता है, राइट, क्रेडिट रिपोर्ट। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपीरियन वाज एस्टैब्लिश एज अ जॉइंट वेंचर विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 2000। ये गलत है। एक्सपीरियन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना वो 2006 में हुआ था, राइट। और यह जॉइंट वेंचर है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, लेकिन इसका इंसेप्शन थोड़ा बाद में हुआ था, इस कारण से ये गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है इक्विफैक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट CIC फाउंडेड इन 1899 एंड रिसीव्स रजिस्ट्रेशन फॉर ऑपरेशन इन इंडिया इन 2010। ऑप्शन सी की बात कर लें। ऑप्शन सी है हमारा CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्राइमरली सर्व ओनली लार्ज कमर्शियल एंटरप्राइज। ये भी गलत है। जो हमारा CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस है ना, राइट, वो सिर्फ लार्ज इंटरप्राइज को सर्व नहीं करता, बल्कि ये रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को भी सर्व करता है। तो यह कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करके उनके क्रेडिट स्कोर को प्रिपेयर करता है। तो यह ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो हमने क्या सीखा कि सिविल का जो फॉर्मेशन था 2000 में हुआ था और यह इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट बनाता है। एक्सपीरियन का इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। इक्विफैक्स एक पुरानी कंपनी है जो 1899 में फाउंड हुई थी।
CRIF 5 मार्क का स्कोप लार्ज एंटरप्राइज से भी ज़्यादा है। यह रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर को भी कवर करता है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। आप यदि चाहते हैं कि मैं इसे जारी रखूं तो प्लीज़ यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको पार्ट 2 लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा MCQ सेशन